नमस्कार, मैं अर्पिता दूरदर्शन बिहार के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तासीर तेरी शक्कर सी है, डरती हूँ कि कहीं मुझे मधुमेह ना हो जाए। जी हाँ, अक्सर आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि वो चीनी नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें मधुमेह है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, लोगों को बताया जाए कि इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, ताकि उन्हें डायबिटीज़ ना हो। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका इलाज भी वो आसानी से करवा सके, इसके लिए भी ये दिवस खास तौर पर मनाया जाता है। तो जागरूकता हमारा विशेष फोकस रहता है लोगों को करने का, और इसीलिए आज हम ये कार्यक्रम भी आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज हम खास चर्चा करेंगे और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर आनंद कुमार, जो कि डायबिटीज़ एवं अन्य हार्मोन से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ हैं। और ये भी दर्शकों आपको बता देते हैं कि डॉक्टर साहब जो है IGIMS पटना में है सहायक प्राध्यापक की भूमिका अदा कर रहे हैं, लंबे वक्त से काम कर रहे हैं डायबिटीज़ पर, खास तौर पर ये जो उससे संबंधित मरीज हैं उनका इलाज करते आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, डायबिटीज़ आज के समय में कितनी गंभीर बीमारी हो चुकी है, आखिर हमें लोगों को इतना ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? सर्वप्रथम मैं पटना दूरदर्शन को यहाँ आमंत्रण के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सारे दर्शकों को अपना अभिवादन करता हूँ। तो डायबिटीज़ एक पेंडेमिक के जैसी हो गई है और है भी बेसिकली, और क्योंकि इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका समुचित इलाज करना और इसके सारे कॉम्प्लिकेशंस का उसका भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सारे लोगों, सारी पब्लिक, पूरी पब्लिक में विशेष जानकारी जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये लेना चाहूँगी कि डायबिटीज़ किसी मरीज़ को है, इसके लक्षण क्या क्या है? अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि उन्हें रात में कई बार बार पेशाब की दिक्कत होती है, आँख में जो है उनके रेटिना में समस्या होती है, किडनी की समस्या होती है। ये तमाम लक्षणों के साथ साथ और क्या कुछ लक्षण हैं, दर्शकों को बताइए। जी, डायबिटीज़ से संबंधित बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे चक्कर आना, वज़न कम होना, थकावट महसूस होना, और जैसा कि आपने बताया कि बार बार पेशाब होना, खास करके रात में उन्हें बार बार उठना पड़ता है, जिससे उनका नींद भी बाधित होता है। उसके साथ साथ ज़्यादा भूख लगना लेकिन वज़न नहीं बढ़ना। तो ये बहुत सारी लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ बार बार इन्फेक्शन हो जाना या कोई घाव हो गया हो, छूट नहीं रहा हो, उसमें भी डायबिटीज़ की जाँच करानी बहुत ज़रूरी है। ये सारी जो जिन पर कारणों पर हम जो चर्चा करने वाले हैं आगे, तो इससे पहले हमें थोड़ा सा ये भी बताइए कि गांव के लोग अक्सर लक्षणों को देरी से पहचानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास इतनी जानकारियां नहीं होती, सुविधाएं नहीं होती कि वो समझ पाए। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कम शिक्षित है, गाँव में रहता है, उसे नहीं समझ आता कि वो कैसे लक्षण पहचाने, तो कैसे वो ध्यान दे और किन बातों पर फोकस करे कि तुरंत पहचान हो जाए कि उसे डायबिटीज़ है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी को ज़्यादा भूख लगे, वज़न कम हो रहा हो, अचानक से कपड़े ढीले होने लगे उसके, और बार बार पेशाब लग रहा हो, रात में सोने में दिक्कत आ रही हो, तो मान के चलिए कि यही लक्षण है जो इशारा करते हैं कि आपको जो है डायबिटीज़ हो रहा है, इसीलिए आपको इन लक्षणों पर खास तौर पर गौर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अब इसके कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। कई बार लोग हमें बताते हैं कि उनके परिवार में किसी को डायबिटीज़ था, इस वजह से वो भी इसे झेल रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कारण हैं डायबिटीज़ होने के? डायबिटीज़ होने के बहुत से कारण हैं, जैसे अलग अलग उम्र में और अलग अलग कारण उसके होते हैं। जी। सबसे अगर पहले देखा जाए तो जो जन्मजात बच्चे होते हैं उनमें नियोनेटल डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। उसमें वो परमानेंट हो सकता है या ट्रांजिएंट हो सकता है। और उसके बाद में बच्चों में जो सर्वप्रथम और या सर्वाधिक देखे जाने वाली जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जिसका कारण है ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, यानी कि शरीर अपने ही विरुद्ध काम करने लगता है और कुछ एंटीबॉडी बनते हैं जो कि इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को नष्ट कर देते हैं। इस कारण से शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है
और ऐसे बच्चों को मान के चलें कि ज़िंदगी भर इंसुलिन के सहारे रहना पड़ता है। कि किस उम्र के लोगों में ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है? जैसा कि बच्चों में भी होता है, बुजुर्गों में भी होता है, लेकिन ज़्यादा मरीज किस उम्र के लोग नज़र आते हैं? टाइप 1 डायबिटीज़ में बचपन से 25 साल के उम्र तक ज़्यादातर देखा जाता है ये। जी। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो वयस्क हों या जो बूढ़े लोग हों उनमें ये ना हो, लेकिन बच्चों में समानतः यह देखने को मिलता है। जैसे आपने टाइप 1 की चर्चा की, तो डायबिटीज़ का ये वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार का होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ होती है, जो कि आम लोगों में देखने को मिलती है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसका मुख्य कारण होता है इंसुलिन का सही से काम न करना। जी। यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें होती है, और ये ज़्यादातर 25 से लेकर के जो वयस्क लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इसके खास लक्षण होते हैं जैसे मोटापा होना, और इंसुलिन रेजिस्टेंट के साइंस कुछ होते हैं, जैसे कि एकैंथोसिस निग्रिकेंस, उनके गर्दन पे काले रंग की धारियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और इसमें मुख्य रूप से ओरल ड्रग्स जो टैबलेट्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुछ लोगों में इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों के कारण और लक्षण अलग अलग है। जी बिल्कुल। जी। टाइप 1 में इंसुलिन की बिल्कुल ही डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, या वो बिल्कुल ही नहीं बनता है शरीर में। टाइप 2 में इंसुलिन रहता है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। बच्चों में टाइप 1 ज़्यादा देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, बच्चों में टाइप 1, और जो बड़े लोग होते हैं उनमें 30-40 साल की बात की उम्र की जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जी, उनमें टाइप 2 ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसके अगर हम इलाज की बात करें तो बच्चों में जैसे आपने बताया कि क्या वही लक्षण नज़र आते हैं कि उन्हें भूख ज़्यादा लगती है, बार बार पेशाब आता है, क्या बच्चों में भी यही लक्षण नज़र आते हैं? अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो बच्चों में अचानक से उनका वज़न कम होने लगना, ज़्यादा पेशाब होना, या कपड़े में पेशाब कर देना रात में, इसके साथ साथ जो एक बहुत ही दुर्घटनापूर्ण स्थिति होती है जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। जी। और ऐसी स्थिति में बच्चे सीधे इमरजेंसी में उनको दिखाना पड़ता है, बेहोशी के साथ में आते हैं। तो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या शरीर का दुर्बल होना, ये मुख्य इसके लक्षण होते हैं। यानी अगर आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आपको लग रहा है और वो खाना तो खूब खा रहा है लेकिन उसके शरीर में नहीं लग रहा है, काफ़ी पतला दुबला सा है, बार बार रात में पेशाब कर देता है बिस्तर में, तो हो सकता है कि उसमें डायबिटीज़ हो। और अगर आपको ऐसा लगता है तो उसकी जांच करवानी ज़रूर आपको चाहिए। डॉक्टर साहब, जांच की बात कर लेते हैं। बच्चों में जैसे टाइप 1 आपने बताया बच्चों में ज़्यादा होता है, टाइप 2 बड़े लोग उम्र के लोगों में होता है, तो सबसे पहले बच्चों को बताइए, और टाइप 1 डायबिटीज़ की जांच कैसे होती है? कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को खास तौर पर, कि उसे डायबिटीज़ हो गई है? पेरेंट्स को क्या जाँच करवानी चाहिए? तो डायबिटीज़ के जांच से पहले हमें जानना होगा कि आखिर डायबिटीज़ है क्या। जी। तो हमारे खून में शुगर की एक निश्चित मात्रा हमेशा रहती है। जी। सामान्य रूप से जो फास्टिंग शुगर यानी खाली पेट शुगर की जांच होती है वो 100 से नीचे होता है, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद में 140 से नीचे होता है। तो ये सामान्य स्थिति होती है। इसके बाद में एक स्टेज आता है प्री डायबिटीज़, जिसमें कि फास्टिंग शुगर 100 से लेकर के 125 तक रहता है, और या फिर पोस्ट प्रांडियल शुगर 140 से 199 तक रहता है। तो इसे प्री डायबिटीज़ स्थिति बोलते हैं। लेकिन अगर फास्टिंग शुगर 125 से अगर ज़्यादा रहे, या पोस्ट प्रांडियल उसका 200 से ज़्यादा रहे, तो उसको हम लोग पूर्ण रूप से डायबिटीज़ की संज्ञा देते हैं। अब रही बात टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में जो फास्टिंग और पीपी शुगर वो दोनों बढ़े रहते हैं। उसके साथ ही साथ एक कीटोन बॉडी होता है जो यूरिन में हम जांच कर सकते हैं या ब्लड में जांच कर सकते हैं। तो अगर कीटोन की मात्रा पॉजिटिव है तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ में हम रख सकते हैं। कभी कभी कीटोन निगेटिव होता है तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ की जांच करनी होती है, जो थोड़ी महंगी जांच होती है, लेकिन हम लोग अक्सर पेशेंट आते हैं तो उसमें करना पड़ता है। जैसे कि गैड-65 एंटीबॉडी होती है, उसकी जांच करते हैं। तो इस तरह से टाइप 1 डायबिटीज़ की पहचान हो पाती है या डायग्नोसिस हो पाती है। टाइप 2 में सिर्फ फास्टिंग पीपी या एक अन्य जांच होती है HbA1c जांच, जो कि लंबे समय में कैसा कंट्रोल रहा है शुगर का उसकी जानकारी देती है। तो इन जांचों को करने के बाद में हम बता सकते हैं कि हाँ मरीज़
को डायबिटीज़ है या नहीं है। इलाज पर चर्चा करते हैं। किसी व्यक्ति में पहचान हो गई है कि इसको डायबिटीज़ है, तो सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ की हम बात कर लेते हैं। इसका इलाज का प्रोसेस क्या है, कितना वक्त लग जाता है और सरकारी अस्पतालों में क्या कुछ सुविधा है इसके लिए? टाइप 1 डायबिटीज़ में ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस रूप में हमारे पास में आता है। अगर वो आकस्मिक स्थिति में आता है, इमरजेंसी के रूप में आता है, तो सबसे पहले तो हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का क्रिटिकल केयर मेडिसिन में उसका इलाज कराना ज़रूरी होता है, जिसमें कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते समय लग सकते हैं। लेकिन उसके बाद में या फिर कोई अगर सामान्य रूप से आता है ओपीडी में दिखाने के लिए, तो ये मान के चलें और हमें काउंसलिंग भी करनी पड़ती है कि आपको ज़िंदगी भर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंसुलिन ही एकमात्र उपाय है टाइप 1 डायबिटीज़ के निदान के लिए। और इंसुलिन पर ही मैं अगला सवाल इसी में जोड़ देती हूँ। इंसुलिन का इंजेक्शन अक्सर हमने लोगों से भी सुना है कि कहते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन उन्हें लेना है, कि बाज़ार में ये उपलब्ध तो है, लेकिन कितनी मात्रा किसको लेनी चाहिए, डॉक्टर्स की परामर्श कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में बताइए। जी, बिना डॉक्टरी परामर्श के आप इंसुलिन का सेवन ना करें, उसका लगाएं नहीं। इंसुलिन आपकी शुगर की कंट्रोल की स्थिति को देखते हुए, आपके उम्र को देखते हुए और ओवरऑल शारीरिक स्थिति को देखते हुए प्रिस्क्राइब की जाती है, और ये कोई एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन से सलाह लेने के बाद में ही आपको लेना चाहिए। दूसरी चीज़, इंसुलिन कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं और कैसे उसको अपने घर में सुरक्षा से रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। साथ ही साथ कभी कभी आपको उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ सकती है, घटानी पड़ सकती है, तो सारी जानकारियाँ आपको अपने फिजिशियन से या डायबिटोलॉजिस्ट से, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिल सकती है। तो ज़रूर परामर्श लें उनका। टाइप 2 की बात कर लेते हैं। टाइप 2 का इलाज कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है? मरीज़ अगर पहुंचता है अस्पताल में इलाज करवाने के लिए, तो उसे क्या कुछ करना पड़ता है? जी, फिर बात वहीं आती है कि मरीज़ किस स्थिति में हमारे पास पहुंचता है। बहुत बार होता है कि उनकी शुगर की स्थिति बहुत ही ख़राब होती है जी। और पहले से कोई दवा नहीं ले रहे होते हैं, तो ऐसे में इंसुलिन दिया जा सकता है। लेकिन मूलतः हम लोग इसके 3 तरह से इलाज होते हैं। जैसे एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें कि डाइट एंड एक्सरसाइज, ये सब एक 50% कंट्रोल इन्हीं 2 चीज़ों से हो जाती है। और मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग इन्हीं चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, उनका ज़्यादा रुझान ड्रग की ओर होता है, मेडिसिन की ओर होता है। तो मेडिसिन तो सेकेंडरी चीज़ है, बट सबसे प्रथम हमें उनकी डाइट और एक्सरसाइज के बारे में अच्छे से बताना चाहिए। डॉक्टर साहब, खान पान पर आगे और बात कर लेते हैं। अक्सर ये मैंने शुरू में ही ये बात कही थी कि चाय में चीनी कम लेना है, ये चीज़ नहीं खानी है। चावल कहते हैं कि बहुत लोग मना कर देते हैं कि चावल नहीं खाना है क्योंकि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। क्या कुछ नहीं खाना चाहिए एक डायबिटीज़ के मरीज़ को? डायबिटीज़ के मरीज़ को हम लोग हमेशा ये सुझाव देते हैं कि एक ट्रेंड डाइटिशियन से ज़रूर मिलें, ताकि आपके लिए जो नियमित खाना में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है और कितना लेना है, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि डायबिटीज़ के मरीज़ सारी चीज़ें खा सकते हैं, बस उसकी मात्रा और उसको कैसे दिन भर में डिवाइड करके देना है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए ट्रेंड डाइटिशियन से मिलिए, या आपके डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ये लोग भी आपको बता सकते हैं। एक आहार का एक पूरा आपको चार्ट दे सकते हैं, उससे देखते हुए आप अपने खान पान के अपने स्वादानुसार अपने खान पान का चयन कर सकते हैं। डायबिटीज़ मरीज़ के खान पान पर जैसे कि हम लोग जानना चाहेंगे, एक चार्ट की आपने बातचीत की, कौन कौन से ऐसे आइटम्स है, फूड आइटम्स है जिनको नहीं खाना चाहिए या फिर कम खाना चाहिए, और किसी क्रिटिकल मरीज़ की अगर हम बात करें उसके लिए स्पेशली आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या ना खाएं? ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि चीनी की बनी हुई या चाशनी युक्त कोई भोजन हो, उसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आपका शुगर कंट्रोल हो गया तो डॉक्टरी सलाह के अनुसार आप थोड़ी सी मात्रा इसकी ले सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि चाय में थोड़ी सी चीनी ले सकते हैं कि नहीं, तो मैं कभी मना नहीं करता हूँ, आप थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं। या फिर आजकल बहुत सारे शुगर फ्री स्वीटनर्स जो होते हैं, शुगर फ्री स्वीटनर्स होते हैं, उसका भी सेवन डॉक्टरी परामर्श के बाद में किया जा सकता है। जी। और इसके अलावा बहुत सारे हम देखते हैं कि ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, सारे मीठे फलों की अगर हम बात करें, इसके अलावा शकरकंद हो गया, आलू हो गया, कई लोग ये चीज़ें भी मना करते हैं किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, अगर आपका शुगर अनियंत्रित हो
तो इन चीज़ों से बचाव जरूरी है। जी। लेकिन एक बार नियंत्रण के बाद में आप इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि डायबिटीज़ मरीज़ को अक्सर किडनी की भी समस्या होती है, तो उसके लिए विशेष रीनल डाइट का इंतज़ाम होता है, जिसमें हम लोग विशेषकर कुछ चीज़ों जैसे कि जूस नहीं पीना या छिलके वाला दाल नहीं लेना या कुछ विशेष प्रकार के फल या साग होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तो उसके किडनी भी बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसे भी इस तरह की चीज़ें ठीक से पच नहीं पाती हैं, तो जी, इनको बिल्कुल। अवॉइड करना पड़ेगा अवॉइड आपको। करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आप चर्चा में बता रहे थे कि दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक वो होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, एक होते हैं क्रिटिकल। नॉर्मल हम ये मानकर चलते हैं कि ये शुरुआती स्टेज होती है, उसको पता लगता है किसी पेशेंट को उसको उसमें डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे पेशेंट क्या अपनी दिनचर्या में क्या कुछ वो बदलाव करें, क्या चीज़ों को शामिल करें कि उनका जो डायबिटीज़ है वो बढ़े ही ना और वो अपने खान पान रहन सहन से उसको ठीक कर लें? जी, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, लोगों को इनएक्टिविटी से बचना चाहिए। जी। यानी आपको सुबह उठकर या जब भी समय मिले आप टहलने निकल जाएं, घर के काम करें, घरेलू काम करें, एक्सरसाइज करें, या कोई अगर बाहर में जाकर खेलना चाहता है तो खेल सकता है। दूसरी चीज़, खान पान में सुधार करना बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। खान पान में आप चाहें तो शुरुआती रूप में जितना भी आप खाना खा रहे हैं उसमें कटौती करना शुरू कर दें, बाहर का जंक फूड उससे बच जाएं, और तेल मसाले वाले जिसमें ज़्यादा तेल मसाला हो, क्योंकि ज़्यादा अगर आप वसा युक्त खाना खाते हैं तो उससे भी आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो सकती है, तो उससे बचाव भी ज़रूरी है। क्या इससे बचने के लिए या फिर इसके पेशेंट के लिए पर्टिकुलर कोई खास व्यायाम वगैरह है? ऐसी कोई खास व्यायाम नहीं है, बट मैं जो मोस्ट कॉमन चीज़ होती है कि आप सुबह में उठ करके टहलना शुरू करें, वॉकिंग जिसे बोलते हैं। कई लोगों में डेली सुना है कि मोटापे की वजह से भी कई लोगों में ये डायबिटीज़ की समस्या बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, मोटापा एक रिस्क फैक्टर है इसके लिए जी। और इस मोटापे के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और वो बाद में चल करके डायबिटीज़ में चेंज हो सकता है। तो आपको अपना वेट लॉस करना, उसके लिए डाइट रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सरसाइज शुरुआती समय में आप बस वॉकिंग, जो जनरल वॉकिंग होती है 30 मिनट के लिए कम से कम करें। बाद में उसका आप पेस बढ़ा सकते हैं अपना, या आप जॉगिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ जिम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें। लेकिन यह एक क्रमशः प्रक्रिया होती है, आप अचानक से जिम शुरू करेंगे तो उसमें थक करके और कुछ दिनों के बाद छोड़ सकते हैं। तो हल्के फुल्के व्यायाम से शुरुआत करें और धीरे धीरे उसे अपने रूटीन का हिस्सा बना लें, ताकि आपका शरीर बिल्कुल फिट रहे और आप कंट्रोल कर पाएँ डायबिटीज़ को। डॉक्टर साहब, आगे इसी में आपसे सवाल लेना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के मरीज़ में और कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं? जैसे होता नहीं है कि एक बीमारी के साथ कहते हैं 100 बीमारियाँ घेर लेती हैं अक्सर, तो डायबिटीज़ भी एक ऐसी बीमारी, जब शरीर में डायबिटीज़ की शुरुआत होती है तो साथ साथ कई और बीमारियाँ जुड़ने लग जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं, थोड़ा उनका जिक्र कीजिए। डायबिटीज़ सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि आपकी रेटिना पे प्रभाव आना, या न्यूरोपैथी हो जाना, जिसमें कि जिसको डायबिटीज़ हो और न्यूरोपैथी हो तो उसको गर्म ठंडा का पता ना चलना, हाथ पाँव में जलन का अनुभव होना या झुनझुनी होना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं और बाद में चल करके डायबिटिक फुट में भी वो तब्दील हो सकती हैं। साथ ही साथ किडनी की समस्या, मैं देखता हूँ कि लगभग 30 to 40% ऑफ डायबिटिक पेशेंट, उन्हें किडनी की समस्या आखिरकार हो जाती है, तो किडनी डिजीज भी हो सकती है। साथ ही माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक होना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होना, हार्ट फेलियर की समस्या भी हो सकती है, प्लस लकवा की समस्या भी हो सकती है, हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज जैसे कि पैरों का सूखा हो जाना या उसमें घाव हो जाना जो छूटना नहीं, तो ये सारे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि डायबिटीज़ से जुड़े होते हैं और इस कारण से डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट और बचाव बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो दर्शकों आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि विश्व डायबिटीज़ डे इसीलिए मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का मकसद यही है कि आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें, क्योंकि डायबिटीज़ ऐसी एक बीमारी है जो अपने साथ कई और गंभीर बीमारियाँ लेकर साथ में आती है। आपका दिल कमज़ोर कर सकती है, आपकी किडनी को कमज़ोर कर सकती है और भी बहुत सारी जो दिक्कतें आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएंगी डायबिटीज़ के बाद। इसलिए इससे बचना है, इसको होने नहीं देना है, अपने दिनचर्या को बहुत बेहतर रखना है। डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक और सवाल आया है। अक्सर हम महिलाओं के बारे में देखते हैं कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है,
उसमें डायबिटीज़ की समस्या अगर हो जाती है तब तो बहुत ज़्यादा गंभीर बात हो जाती है, इस पर बताइए। जी, अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो दो तरह की स्थिति होती है। एक किसी को डायबिटीज़ पहले से है और उसके बाद प्रेगनेंसी होती है, और एक किसी को डायबिटीज़ तब होती है जबकि वो प्रेगनेंसी उसकी प्रेगनेंसी हो। के दौरान ही। यस, प्रेगनेंसी जी। के दौरान उसको होती है। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, और जो प्रेगनेंसी से पहले रहती है उसको डायबिटीज़ विथ प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो एक तो मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं उनको सुझाव देना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी या कंसीव करने से पहले आप डेफिनेटली शुगर की जांच करवा लें। अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है और उसमें प्रेग्नेंट होती है कोई महिला, तो उसके बच्चे को और इवन माँ को भी खतरा होने का चांस खतरा रहता हो है। सकता है। जी। रही बात जेस्टेशन के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। उसमें सबसे जो बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है वो बच्चे का जन्म के समय में ज़्यादा वजन, ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है। साथ ही कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसको अगर ध्यान दिया जाए तो बचाया जा सकता है। क्या कुछ ध्यान देने की ज़रूरत होती है गर्भवती महिला को अगर उसे डायबिटीज़ है? जी, अगर डायबिटीज़ पहले से हो तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें, और ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान जो सबसे सेफ़ दवा होती है वो इंसुलिन होती है। तो कोशिश करें कि इंसुलिन लें। अगर आप टैबलेट पे ही रहना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें, जिसमें कि वो डिसाइड कर सकें कि कौन सी दवा आपके लिए सुरक्षित होगी, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए भी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि प्रेगनेंसी अगर लेटर स्टेज में है तो उसमें फिर वही बात है कि क्या स्टेज है आपके शुगर का, कितना कॉम्प्लिकेटेड आपका स्थिति है, तो उसमें ज़्यादा चांस रहता है कि आपके डॉक्टर इंसुलिन का ही उपयोग करने की सलाह देंगे। डॉक्टर साहब, एक बार हम फिर से बच्चों पर आते हैं। बच्चे खुलकर अपनी बातें नहीं कह पाते हैं, वो नहीं कई बार बता पाते हैं कि उनको शरीर में क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं। कोई डायबिटीज़ के बच्चे का इलाज चल रहा है तो परिवार वालों को क्या बातें खुद से ध्यान में रखने की ज़रूरत रहती है? तो बच्चे के इलाज में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो बच्चे को समय से खाना खिलाना, क्योंकि अगर आप बच्चे को इंसुलिन या कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो उसके साथ साथ संपूर्ण खुराक बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंसुलिन देंगे, खाना नहीं खाए, तो हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि शुगर कम होने का चांसेस रहते हैं, उसमें बेहोशी या अन्य दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो खान पान पे ध्यान देना ज़रूरी है। बच्चे कहीं भी जाएं, उसके स्कूल में सबको पता होना चाहिए कि हाँ, फलाना बच्चे को डायबिटीज़ है और इसको दवा दी जा रही है, इंसुलिन दी जा रही है, तो वहाँ पर भी उसे उस दवा को लेने में कोई दिक्कत ना हो। तीसरा चीज़ कि आप नियमित रूप से शुगर की जांच करें। बच्चे खास करके जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उन्हें मिनिमम 5 से 6 बार शुगर की जांच दिन भर में करनी होती है शुरुआती समय, ताकि पता चल सके कि क्या स्थिति है इसके शुगर की, और उसी के अनुसार इंसुलिन के डोज का निर्धारण किया जाता है। तो ये सब तो माता पिता को ही करना चाहिए बेसिकली। और इंसुलिन कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, उसकी सही विधि क्या है, क्योंकि बच्चे अपने से जब छोटे रहते हैं तो नहीं लगा पाते हैं। तो ये माता पिता को ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन सही समय के साथ में जैसे इसके डोज के बारे में थोड़ा सा बताइए डॉक्टर साहब। जैसा आपने अभी बताया कि दिन में कितनी बार जैसे जांच करनी होती है कि आपका शुगर लेवल क्या है, उसके अनुसार ही आपकी जो है इंसुलिन की मात्रा तय होती है। कितना एक जो क्रिटिकल पेशेंट है उसमें तो उसको डेफिनेटली कई बार लगता है, लेकिन एक जो ऐसा पेशेंट है जो अभी ठीक ठाक है, ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको लेना पड़ रहा है, दिन में कितनी बार होता है, इसका कोई पर्टिकुलर चार्ट रहता है? जी देखिए, 2 तरह की इंसुलिन होती है जी। एक लॉन्ग एक्टिंग होती है, एक शॉर्ट एक्टिंग होती है, और हमारे शरीर में दोनों की ज़रूरत होती है। जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है वो खाना खाने के ठीक पहले लगाया जाता है, ताकि खाने के समय जो शुगर बढ़ता है उसको वो नॉर्मल में लेकर आ सके। लेकिन उसके बावजूद दिन भर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने के लिए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो दोनों तरह की इंसुलिन चाहिए होती है, और बच्चे की वेट, उसका शुगर का कंट्रोल के हिसाब से हम लोग उसका डोज निर्धारण करते हैं। तो एटलीस्ट 3 से 4 बार इंसुलिन की ज़रूरत होती है, और उसको उसी अनुसार लिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों से विदा लेने का, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाई। तो दर्शकों, आज हम आपको यही कहेंगे कि डायबिटीज़ यानी मधुमेह, इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है, इसके बारे में सही तरीके से जानकारी होना। अगर आप जागरूक हैं, सजग हैं, तो आप आसानी से इसके लक्षणों को पहचान पाएंगे, समय रहते इसका
इलाज करवा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है तो घबराना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है, इसका सही तरीके से इलाज करवाना है। डॉक्टर जिन चीज़ों की आपको सलाह दे कि आपको ये नहीं खाना है, आपको इस तरह से व्यायाम करना है, आपको क्या दिनचर्या रखनी है, उन सब चीज़ों पर गौर करना है और सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।